नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर हम खास जानकारी देते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स रहते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ जैन, जो बंसल हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन, ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सौरभ बंसल न्यूज़ में। और आज डॉक्टर सौरभ हमें ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी और ब्रेन इंजरीज से जुड़ी कई सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सौरभ, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। क्या आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह से आप काम करते हैं? ओके नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन हूँ। मैं अपना पहले डिग्री बता देता हूँ। सबसे पहले लाइसेंस के डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। मैंने एमबीबीएस किया बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे से 2000 टू 2006, देन एमएस जनरल सर्जरी फ्रॉम भोपाल हमीदिया, एंड फिर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से एमसीएच न्यूरो सर्जरी 2011 टू 14। आफ्टर दैट कुछ टाइम के लिए मैं मेदांता गुड़गांव में रहा। फिर मुझे मौका मिला यूएस में जाने का, विल कॉर्नेल इंस्टीट्यूट में। कुछ टाइम में वहाँ रहा। उसके बाद फिर मैं 9 साल से उदयपुर में था। नाउ आई हैव जॉइंड बंसल हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी। बिल्कुल, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर आपका और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम ब्रेन ट्यूमर की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सर मैं चाहती हूँ कि आप हेड इंजरीज के बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है और बाद में चल के एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हेड इंजरीज पर आप थोड़ा सा। हेड इंजरी अभी जो हम लाइफ जा रहे हैं, जैसे हमारा देश डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हम फास्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं। हमारा रोड्स बढ़ रहा है, रोड्स के सेफ्टी फीचर्स बढ़ रहे हैं, साथ में स्पीड भी बढ़ रही है। तो साथ में हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा, हाई स्पीड ट्रॉमा बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में। तो उसके लिए हेड इंजरी बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँ, कोई भी हेड इंजरी सिंपल नहीं होती। किसी भी हेड इंजरी को पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो हर हेड इंजरी में अपने को जब भी हो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है जी। बिल्कुल, तो किसी भी तरह का इग्नोरेंस यहाँ पर एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। अगर आपको हेड में छोटी सी भी चोट लगी है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब मैं ट्यूमर पर आती हूँ सर। ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं सर? ट्यूमर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ है। जैसे कि कोई भी ग्रोथ आ गई है, वो कहीं बॉडी में कहीं भी हो सकती है। हाथ पे हो सकती है, पैर पे हो सकती है, गले में हो सकती है, ब्रेस्ट पे या फीमेल्स में, या फिर लंग्स में। ऐसे ही ब्रेन में भी कोई ग्रोथ होगी तो उसे ट्यूमर बोला जाता है। ब्रेन ट्यूमर्स को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो ऐसे ट्यूमर्स जो कहीं और ग्रोथ हुई हो, जैसे कि लिवर में है, ब्रेस्ट में है या लंग्स में है, और वहाँ से वो ब्रेन में चले गए, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मैट्स, जो मोस्ट कॉमन कॉज है। सेकेंडरी होते हैं जो ब्रेन के अंदर, ब्रेन के स्पेसिफिकली ब्रेन के अंदर हों। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो ब्रेन ट्यूमर्स मैट्स होते हैं, तो उसमें हम पहले जब भी डायग्नोस होता है तो हम उसके लिए पेट स्कैन करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन करते हैं, साथ में ये देखते हैं कहीं और ट्यूमर तो नहीं है। बिल्कुल, इसके लक्षण क्या होते हैं? यानी कैसे किसी को पता चले कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, या उसके पहले क्या होता है, प्री इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके? प्री इफेक्ट्स में देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है कि कभी सिर दर्द हो जाए जो लॉन्ग टर्म रहे। एक बार सिर दर्द होने में हम ब्रेन ट्यूमर कहें ये जरूरी नहीं है, बट हर सिर दर्द को डिटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। उसके बाद कभी बिहेवियरल चेंजेस, लाइक पेशेंट को पहले फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। कई बार पेशेंट ऐसा बोलते हैं चिड़चिड़े हो गए, पहले जो शांत स्वभाव के थे चिड़चिड़े हो गए हैं, या फिर बच्चों पर बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगे हैं, जो उसके नेचर से विपरीत है और जो कंटिन्यूअस है। या फिर ऐसा चीज कभी दौरा है, मिर्गी का दौरा अचानक से, जो पहले नहीं था, कभी कोई डायरेक्शन नहीं था, लेकिन अभी अचानक से आने लगा और उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। देन दीज आर मेन फीचर्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। जी डॉक्टर सौरभ, ब्रेन ट्यूमर क्या कैंसरस हो सकता है और इसमें भी क्या स्टेजेस होते हैं? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज? यस, सबसे पहले तो जो ट्यूमर्स बाहर से जाते हैं, लाइक जो ब्रेन में नहीं है, जैसे कि लंग्स में गए, लिवर में गए, उसके बाद वो ब्रेन में गए, तो वो तो डेफिनेटली इट्स अ कैंसरस। कैंसर हम किसी भी ऐसी चीज को जो ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ है, साथ में वो मैट्स, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलती है, उसको मैट्स बोलते हैं। तो नॉर्मल आम भाषा में हम जो कैंसर होता है, बेसिकली मैट्स को हम कैंसर बोला जाता है। ठीक है, यदि पेशेंट को ऑलरेडी कैंसर है, एक ट्यूमर है, और वो लिवर से और ब्रेन में गया है, तो वो कैंसर है ही। लेकिन ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन में ही स्पेसिफिक रहते हैं, जिनको ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं, और वो ब्रेन के अंदर ही रहते हैं और ब्रेन में ही ग्रो करते हैं। लेकिन वे भी कई बार इतने ज्यादा ग्रो करते हैं कि उनकी स्टेजिंग कर दी गई है, 1, 2, 3, 4। ग्रेड 4 सबसे खतरनाक होती है, ग्रेड 1 काफी धीरे धीरे ग्रो करता है। बिल्कुल। क्या लगता है डॉक्टर सौरभ की इसके पीछे कारण क्या होता होगा? ब्रेन ट्यूमर किन वजह से होता है? ऐसा कोई कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, कई सारी स्टडी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी कॉज अभी तक क्लियर नहीं है।
हाँ, रेडिएशन काफ़ी हद तक बताया गया कि रेडिएशन की वजह से होते हैं, स्पेशली जो यूरेनियम और जो वर्कर्स होते हैं जो उसमें काम करते हैं, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करते हैं, उनके साथ ब्रेन ट्यूमर्स डिटेक्ट किए गए हैं। कुछ हद तक मोबाइल के साथ एसोसिएशन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट कंफर्म नहीं है कुछ भी। बाकी कुछ ट्रॉमा के स्टडीज भी की गई हैं, बट अभी भी कंफर्म रिजल्ट नहीं है कि किसी हेड इंजरी की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अभी हमने ब्रेन ट्यूमर को समझा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, और अगर ब्रेन ट्यूमर आपको होता है तो आपको क्या कुछ आपके शरीर में बदलाव होते हैं। अब हम इसके इलाज के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपने सिटी स्कैन का जिक्र किया, आपने पेट स्कैन का जिक्र किया। मैं चाहूँगी कि एमआरआई, सिटी स्कैन, पेट स्कैन का आप डिफरेंस समझाएं और इसमें होता क्या है, यानी जब पेशेंट इस तरह के स्कैन के लिए जाता है तो उसके साथ क्या होता है, कितना लंबा ये प्रोसीजर होता है। सीटी स्कैन बेसिकली जैसे हम एक्सरे, हम सभी को पता है एक्सरे कैसा होता है। एक्सरे में कैथोड रेज टंगस्टन पे टकराती हैं और उससे एक्सरे निकलते हैं और वो हमारी बोन्स को देखते हैं। जब सीटी इज कंप्यूटर्स टोमोग्राफी, एक्सरे को हम टोमोग्राफी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। जब इसको कंप्यूटराइज करके और मल्टीपल एंगल्स से एक सर्कल फॉर्म में हम कई सारी ट्यूब लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा हो 32 स्लाइस, 64 स्लाइस। दिस स्लाइस आर बेसिकली मल्टीपल ट्यूब्स। सो जब मल्टीपल ट्यूब्स लगाते हैं, हर एंगल में एक सर्कल के एंगल में देखते हैं और उनको जब कंप्यूटराइजेशन से हम उसको मॉडल तैयार करते हैं तो जो इमेज मिलती है वो हमारी सीटी स्कैन होती है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इससे बेसिकली बोन और ब्लड बहुत अच्छे से डिटेक्ट हो जाता है, ब्रेन के कुछ हिस्से डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन के अंदर के जो ट्यूमर्स के डिटेल पार्ट, अपन वेसल्स की जो डिटेल पार्ट बिना कंट्रास्ट के, ये उतना डिटेक्ट अच्छा नहीं हो पाता है। बिल्कुल। ओके। और एमआरआई जो होता है, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, बेसिकली एमआरआई काम करता है मैग्नेटिज्म पे। हमारी बॉडी, इनफैक्ट हमारा हर ऑर्गन ऑलमोस्ट हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है वो एक रिजोनेंस देता है। इस रिजोनेंस को डिटेक्ट करने के बाद एमआरआई में जो इमेज आती है उसको मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। और एमआरआई बेसिकली इसी हाइड्रोजन और मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पे ही काम करती है। द बिगेस्ट डिफरेंस हम एक जनरल आदमी के लिए बोलना चाहिए कि सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है। जैसे रेडिएशन की बात करें तो बहुत कम है, एट प्रेजेंट सीटी स्कैन में बहुत कम रेडिएशन है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। एमआरआई में कोई भी रेडिएशन, किसी टाइप का रेडिएशन नहीं होता है। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे लोग ये कहते हैं कि जब सिटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, तो जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे रेडिएशन के थ्रू एक पेशेंट को जाना पड़ता है, तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं या इसका कोई एज आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि ये मिथ है या फैक्ट है, या आप अब क्लियर कीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है। बेसिकली रेडिएशन जो एट प्रेजेंट हमारे प्रेजेंट एरा में, जो फ्यूचर हमारा इतना अच्छा हम डेवलप कर गए हैं और इंडिया में काफ़ी सारे हाई एंड सीटी स्कैन अवेलेबल हैं, उन सब में रेडिएशन बहुत ही कम है। इनफैक्ट यदि आप देखेंगे एक्सरे में, यदि देखें एक्सरे चेस्ट कराने में जितना रेडिएशन होता है, उस ऑलमोस्ट उतना ही रेडिएशन हमारा सीटी स्कैन कराने में इस टाइम हो रहा है। सो बहुत ही फोकस्ड रेडिएशन होता है ये, पहली चीज़ तो। दूसरा चीज़, ये हम सिर्फ इमरजेंसी केसेस में करते हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखा है तो ऑलमोस्ट निल है। बहुत कम रिपोर्ट्स हैं जिसमें कोई रेडिएशन से कोई ट्यूमर डेवलप हुआ, इट्स हार्डली नेग्लिजिबल। यानी ये एक मिथ ही है, यानी जो ऐसा फैलाया जाता है। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। ब्रेन ट्यूमर का इलाज कैसे पॉसिबल है सर? क्या दवाई से ब्रेन ट्यूमर ठीक होता है, या सर्जरी इंपॉर्टेंट है, या रेडिएशन से इसे ठीक किया जाता है? क्या है इसका प्रोसीजर? ब्रेन ट्यूमर के इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतना हम पेशेंट को बचा सकते हैं, उसके लाइफ में एक्स्ट्रा ईयर्स ऐड कर सकते हैं। ब्रेन में दो चीज़ होती है। ब्रेन हमारा जो है वो कंप्लीट क्रेनियल कैविटी में बंद है, जैसे कि एक बॉल है, पूरा क्रेनियल कैविटी चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर ब्रेन है, उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है। यदि हम उसमें कुछ और ऐड करते हैं, लाइक एक ट्यूमर आता है वो ऐड करता है, तो नॉर्मल ब्रेन को कंप्रेस करने लगेगा। सो इसकी वजह से ब्रेन में जो सिम्टम्स आते हैं कि हम देख रहे हैं वॉमिटिंग, हेडेक और सीजर्स और बिहेवियरल चेंजेस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन में कंप्रेशन की वजह से आते हैं। सो इसको अर्ली डिटेक्शन करके उसको ट्यूमर को निकाल देना सबसे अच्छा चांस होता है, उससे हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट 100% रिकवरी के तक के चांसेस होते हैं। सेकेंड थिंग, वो ट्यूमर यदि बाहर से कहीं से फैला है, लाइक लिवर से गया है, लंग्स से गया है, ब्रेस्ट से गया है, तो उसका डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट इज ऑल्सो सिमिलरली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर, आप सर्जन हैं, आपने ना जाने कितनी सर्जरीज की होगी। मेरा ये सवाल है कि आज के टाइम में, आज के समय में ये सर्जरीज कितनी सेफ है? ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कितनी सक्सेसफुल साबित होती है? ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज अब विद प्रेजेंट सिनेरियो, जो बंसल हॉस्पिटल में हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशन थिएटर और माइक्रोस्कोप है, उसके साथ ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 95 to 99% दे आर सेफ, बिकॉज
सर्जरी में इटसेल्फ सिर्फ अपन ट्यूमर निकालने की बात करें तो बहुत जो पहले हिंड्रेंस था कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद पेशेंट बाहर ही नहीं आते थे, बेहोशी रहते थे, आईसीयू में रहते, उसका रेशियो काफ़ी कम है क्योंकि पहले से हम उसके जो डिटेक्शन मॉडलिटीज़ हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई हैं और पेट स्कैन हैं, उससे काफ़ी अच्छे से पहले से डिटेक्ट कर पाते हैं, चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं और डिसेक्शन प्लान पहले से ही हमारे पास होता है। बिल्कुल सर, बंसल हॉस्पिटल में आप, और मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में भी जानकारी दी कि क्या कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर, किसी पेशेंट को क्यों आना चाहिए? बेसिकली बंसल हॉस्पिटल में सबसे इम्पोर्टेंट तो हाई एंड सर्विसेज हैं, आपको बहुत अच्छे से नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओटी। ओटी में हमारे पास वी हैव हाई एंड माइक्रोस्कोप। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हर सर्जरी में इवन 1 मिलीमीटर ऑफ एक्स्ट्रा ब्रेन टिश्यू निकालने से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है ब्रेन नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल लाइफ में आफ्टर सर्जरी। सो जब माइक्रोस्कोप हमारे हाथ में होता है तो एक्स्ट्रा डिसेक्शन बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है, उस एक्स्ट्रा टिश्यू को अच्छे से प्रिजर्व किया जा सकता है और ऑलमोस्ट सारा ट्यूमर, जो जितना मैक्सिमम ट्यूमर निकाल सकते हैं वो अचीवमेंट किया जा सकता है और रिकरेंस चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक टेक्निक है न्यूरो नेविगेशन। जैसे कि हमारे सेल फोन में होता है जीपीएस, लाइक मुझे कहीं से आना है आपके स्टूडियो में तो मैं जीपीएस यूज़ करूंगा और इमीडिएटली मुझे पता रहेगा। ऐसे ही ब्रेन में कहीं भी हमें एक ऑर्गन के अंदर कहीं भी जाने के लिए, लाइक फ्रंटल लोब से टेम्पोरल लोब से कितना दूर वो ट्यूमर है और उसकी साइज कहाँ तक पहुँच रही है, इसके लिए न्यूरो नेविगेशन एक टेक्निक होती है, वो हम यूज़ करते हैं। उससे और प्रिसीजन अच्छा हो जाता है, उससे जो रेसिडुअल इफेक्ट कम हो जाते हैं। बिल्कुल सर, अब मैं चाहूँगी कि आपके अनुभव की कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा किस्सा जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हो, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आपके सामने आया हो जो मतलब मुश्किल ही लग रहा था लेकिन सक्सेसफुली वो ऑपरेशन सफल हुआ, ऐसा कोई केस? रिसेंटली आई हैव एनकाउंटर्ड विद अ गाय जो काफ़ी ओल्ड एज थे और उनका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन रेट या कहना चाहिए सबसे डिफिकल्ट टास्क था उनको किसी भी चीज़ कन्विंस करना। लाइक उनको ट्रॉमा हुआ था, चोट लगी थी अराउंड 1.5-2 महीने पहले जब हमारे पास, तो उसके 1.5 महीने पहले उसका खून का थक्का बना। ही वॉज अ डायबिटिक थे, वो हाइपरटेंसिव थे और सबसे इम्पोर्टेंट एडमेंट थे, बात नहीं मानते थे किसी की भी, ना तो अपने फैमिली मेम्बर्स की और ना। जब हमने उनको बताया कि एडमिशन रिक्वायर्ड है, इनफैक्ट उसमें ऑब्जर्वेशन लगेगा और मे भी सर्जरी लग सकती है, इवन वो एडमिशन के लिए भी तैयार नहीं हुए, वो घर चले गए। डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए जो एडवाइस किया गया था वो उन्होंने नहीं माना। अल्टीमेटली 1 महीने बाद जब वो वापस आए, हेडेक काफ़ी था, इनफैक्ट वो अनकॉन्शियस हो गए थे, बहुत ड्राउजी थे। जब हमने फिर से सीटी स्कैन कराया तो फिर अगेन वो खून का थक्का था, काफ़ी बढ़ चुका था और वो दिमाग को कंप्रेस कर रहा था, साथ में डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड थी। वो तब भी नहीं माना एडमिशन के लिए। फिर नेक्स्ट डे वो आए, तब कैसे भी करके उनको एडमिट किया, बनाया, और जब सर्जरी की तो नाउ ही इज़ फाइन। तो टोटली यानी एक डॉक्टर्स का भी सपोर्ट होना, कन्विंस करना, क्योंकि कई बार इतने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आ जाते हैं कि उन्हें समझाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर से ही उम्मीद रहती है। आपने कहा कि मेंटल हेल्थ पर भी पेशेंट की बहुत असर पड़ता है, तो किस तरह से इस तरह के पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी? उनके पेरेंट्स एंड एज अ सोसाइटी हम लोग उनका किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो इन हाउस हम बात करते हैं कि बंसल हॉस्पिटल के अंदर और उसके बाहर। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो जैसे किसी को, लाइक मुझे भी कहीं पता चलेगा कि अंदर सीटी स्कैन कराया, उसमें एक ट्यूमर निकल आया, तो ये हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है सबके लिए, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट, फैमिली के लिए ऑल्सो। तो हमारा सिस्टम है कि सबसे पहले तो हम सबको बिठा के, फैमिली और पेशेंट को बिठा के आराम से बात करते हैं, उसके हम डिटेल में बताते हैं कि ये ट्यूमर, ऐसा नहीं है कि ट्यूमर हो गया और ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में बताते हैं। कुछ ऐसे सर्वाइवर्स होते हैं हमारे पास, उनसे फ़ोन पे ज़रूरत चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। उनको कई बार हम बुला के भी बात कराते हैं जो उनका एक्सपीरियंस रहा था। उनको पूरा डिटेल में बताते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा, सर्जरी अपन कैसे करेंगे, कब करेंगे, उस सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कैसे कैसे उनकी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होगी, ये सब डिस्कस करें तो उनका काफ़ी हद तक उनका जो फियर है वो ख़त्म हो जाता है। बाद में भी हम लोग रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, साथ में साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनको जो फियर है, जो सोसाइटी में जाने में उनकी एक ट्रांजिशन, जो एक पेशेंट से और नॉर्मल लाइफ में, वर्किंग लाइफ में जाने में जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा स्मूथ रहे, इसलिए। मैं अभी गूगल पे पढ़ रही थी ब्रेन ट्यूमर के बारे में, तो उसमें एक फैक्ट मैंने देखा जिसमें लिखा था कि रेडिएशन इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। और आजकल तो हम सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन से भी जो रेडिएशन निकलती है, मुझे समझाइएगा कि क्या ये भी एक कॉज हो सकती है, और ऐसी क्या लाइफस्टाइल में हम गलतियां करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ब्रेन ट्यूमर के चांसेस सर बढ़ सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो मोबाइल ज़्यादा टाइम तक देखना अच्छा नहीं है।
नॉट फॉर द ब्रेन ट्यूमर, अदर चीज़ों के लिए हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारी फैमिली लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ, करियर, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो इसलिए मोबाइल अच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ तक ब्रेन ट्यूमर की बात है और रेडिएशन की बात है, रेडिएशन जो ब्रेन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, वो रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब कि ऐसे रेडिएशन जो किसी ऑक्सीजन में या हाइड्रोजन में कहीं लगता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, आयोनाइज कर देता है। हमारा जो मोबाइल होता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये ब्रेन ट्यूमर के लिए अभी तक ऐसे कोई भी स्टडी कंफर्म नहीं करती कि ब्रेन ट्यूमर मोबाइल से होता है। बाकी हाँ, ऐसे रेडिएशन जैसे कि आपने डिस्कस किया कि यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, न्यूक्लियर रेडिएशन के एरिया में काम करते हैं जो लोग, या न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास काम करते हैं, उनमें रेडिएशन खतरा होता है। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, तो क्या ब्रेन ट्यूमर के केस में भी ऐसा होता है? क्या ये भी पास होता है, आनुवांशिक होता है इसमें ऐसा कुछ केस? यस, ब्रेन ट्यूमर कई टाइप के होते हैं, उसमें से कुछ बच्चों में होते हैं, जैसे कि हीमेंजियोब्लास्टोमा होता है, जो बच्चों में कई सारे मेडलोब्लास्टोमा होते हैं, उनमें ऐसे स्टडी देखी गई हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं, बट उनका रेशियो काफ़ी कम है। जो नॉर्मली हम एडल्ट्स में ब्रेन ट्यूमर मिलते हैं, मेनिंजियोमास और ग्लायोमास, वो अभी उनका जेनेटिक ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है। सर, जैसे सपोज एक पेशेंट है, उसकी 4th स्टेज पर उसे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। अब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उस पेशेंट को? किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आफ्टर सर्जरी? किन गलतियों से बचना चाहिए और क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिससे रिकवरी फास्ट हो? सबसे इम्पोर्टेंट तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। सबसे पहले तो जब वो बोले कि डिस्चार्ज के बाद आपको रेगुलर आना है हर 6 महीने में, साल भर में, टू डिटेक्ट कि भाई कितना बढ़ गया है, ट्यूमर फिर से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो ध्यान रखना चाहिए। जो मेडिकेशन उन्होंने दी हैं डॉक्टर्स ने, वो रेगुलर लेनी चाहिए। यूजुअली ब्रेन ट्यूमर के बाद हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस देते हैं, क्योंकि ट्यूमर की सर्जरी के बाद दौरे के चांसेस, मिर्गी के दौरे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो रेगुलर मेडिकेशन लेनी चाहिए। मेडिकेशन भी एक फिक्स टाइम पे, जैसे कि 8 o'clock और 8 o'clock, लाइक 12 घंटे के डिफरेंस पे दे रहे हैं, तो एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन 8 बजे लिया, एक दिन 9 बजे, एक दिन 10 बजे। 8 बजे लिया, शाम को भी 8 बजे, फिर अगले दिन 8 बजे, ऐसे फिक्स होना चाहिए टाइम इसका। उसके बाद उसके डोज जो बॉडी के ब्लड में रहती है वो इक्वलाइज रहती है और मिर्गी के दौरे रुके जा सकते हैं। दूसरा चीज़, उसको पेशेंट को अपना, जैसे कि कई बार ट्यूमर निकालने के बाद बोन फ्लैप हटा दिया जाता है, वहाँ पे बोन फ्लैप नहीं होता, तो ट्रॉमा से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हाई स्पीड एक्सीडेंट होता है उसमें, जहाँ पे ब्रेन बोन नहीं है, जहाँ पर ब्रेन के डायरेक्ट एक्सपोज है स्किन के नीचे, वहाँ पे यदि पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई, वहाँ पे कोई चीज़ गई, तो वो काफ़ी बड़ा डैमेज कर सकता है। मे बी इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। और कितना समय लग जाता है डॉक्टर, अगर किसी की सर्जरी हुई है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, रिकवर होने में क्या लगता है, कितना टाइम लगता है? और एक और क्वेश्चन कि इसमें एज ग्रुप कितना मैटर करता है? बेसिक पहले हम बात करें रिकवरी की। रिकवरी में डिपेंड करता है कि सर्जरी किस टाइप की है। लाइक मेनिंजियोमास जैसे होते हैं, जो सरफेस मेनिंजियोमास होते हैं, यूजुअली उसमें 3 to 4 डेज की रिकवरी काफ़ी होती है। 5th डे वी सेंड हिम होम, 5th डे हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। उसके बाद सुचर निकालने के बाद पेशेंट अपनी वापस प्रोडक्टिव लाइफ, अपना जॉब ज्वाइन कर सकता है। वहीं ग्लायोमास की सर्जरी की बात करें और ग्रेड 4 ट्यूमर्स की हम बात करें, तो उसमें रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि उन पेशेंट में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ग्लायोमास ग्रो कर रहा है, तभी वो ग्रेड 4 में कन्वर्ट हुआ है। और दूसरा चीज़, उनका डिटेक्शन भी लेट होता है, तो इसलिए ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं, उनका टाइम थोड़ा सा रिकवरी का ज़्यादा होता है, 1 से 1.5 महीना लग जाता है। और प्रोडक्टिव लाइफ में उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फंक्शन रिगेन कर रहे हैं, और प्रोडक्टिव लाइफ में जाने के लिए चले जाते हैं वो 1.5 महीने। और एज ग्रुप कितना मैटर करता है सर इसमें? एज ग्रुप, अर्ली एज ग्रुप, ट्यूमर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अर्ली एज ग्रुप बच्चों में कुछ होते हैं, कुछ 40s में होते हैं, कुछ लेट एज ग्रुप में। जो लेट एज ग्रुप में होते हैं, लाइक 60 एंड अबव होते हैं, उनमें कोमॉर्बिड इलनेस, लाइक उनको डायबिटीज़ है, उनको हाइपरटेंशन है, या उनका चेस्ट खराब है, तो उनका रिकवरी थोड़ा स्लो होता है, प्रोग्रेस उतना अच्छा नहीं रहता है। जबकि मिडिल एज में, यदि 40s में है पेशेंट और उनका कोई डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो उनका सर्जिकल टाइम कम रहता है, रिकवरी टाइम कम रहता है, और उनका वापस जो जॉब ज्वाइन करने का टाइम है वो भी काफ़ी कम रहता है। बिल्कुल सर, कई सारे केसेस मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है कि ब्रेन ट्यूमर के चलते या तो पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाएगी, या तो उसके किसी भी बॉडी पार्ट में पैरालिसिस हो जाएगा। क्या ये ठीक हो सकता है?
डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर ने उस एरिया को कितना इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारे जैसे जो भी हम बात करते हैं, लाइक मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन लेफ्ट साइड में ब्रोकाज एरिया वर्निकेज एरिया है, वो उसकी वजह से मैं बात कर पा रहा हूँ। जब मैं हाथ पैर चला पा रहा हूँ उसका भी एक पर्टिकुलर एरिया है कि भाई फ्रंटल में या टेम्पराइटल में मोटर स्ट्रिप के आसपास हम जहाँ पे हैं वहाँ पे एरिया इन्वॉल्व होगा तो हाथ पैर में वीकनेस आएगी। सो ब्रेन ट्यूमर में यदि ऐसे एरिया इन्वॉल्व होते हैं जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर हाथ पैर के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वहाँ पे वीकनेस आ सकती है। यदि मैंने सिर्फ कंप्रेशन की वजह से है तो कंप्रेशन मतलब कि ट्यूमर एक्चुअली है और उससे कंप्रेस करके आसपास देवे को दबा रखा है तो वो यूजुअली रिकवर हो जाती है। परंतु यदि पूरा ही उसने इन्वॉल्व कर रखा है और हमें ट्यूमर के टाइम पर उस एरिया को निकालना पड़ रहा है तो फिर रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, बट हाँ कुछ रिकवरी तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपने अलग अलग ट्यूमर्स का भी जिक्र किया, तो क्या सभी ट्यूमर्स का इलाज सर्जरी ही है या कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसे मेडिकेशन से भी ठीक किया जा सकता है? यस, ट्यूमर्स कई सारे होते हैं, जैसे कि अभी एक रेडिएशन सर्जरी आई है। रेडिएशन सर्जरी में क्या है, यदि 3 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है तो उसमें आपको कट लगाने की, नाइफ लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें साइबर नाइफ होता है, गामा नाइफ का रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन से हाई डोज हम वहाँ पे पर्टिकुलर देते हैं और वो गायब हो जाता है ट्यूमर। उसमें कोई भी ना तो हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एडमिशन रिक्वायर्ड होता है वो 4 से 6 घंटे या मैक्सिमम 1 डे फॉर रेडिएशन के लिए, और ना ही उसमें लॉन्ग टर्म आईसीयू स्टे और वेंटिलेटर इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है। बाकी ऐसे ट्यूमर्स भी हैं जो बिनाइन होते हैं, लाइक छोटा सा मेनिंजियोमा है जो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। फॉर मेडिकेशन पर्पज कोई भी ऐसा ट्यूमर नहीं है जो मेडिकेशन से गायब हो जाए, ऐसे ट्यूमर्स नहीं है। डॉक्टर सौरभ, क्योंकि आप तो खुद ही एक्सपर्ट है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक अच्छा एक्सपर्ट, अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंस्टीट्यूट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई बार लोग फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं, पेशेंट को इलाज भी नहीं मिलता और लोगों के पैसे भी चले जाते हैं। ब्रेन सर्जरी ऐसी सर्जरीज हैं जिन्हें हम मल्टीपल टाइम ना तो आप करवाना चाहेंगे ना ही हम करना चाहेंगे। तो कभी भी हमें सर्जरी जानी है तो हमें ऐसे ही जगह जाना है जहाँ पे एक बार में मैक्सिमम काम हो, क्योंकि सबसे अच्छे रिजल्ट पहली बार में ही मिलते हैं। जहाँ पे नेविगेशन आपका अच्छे से हो, अच्छा ओटी हो, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो, तो मेरे हिसाब से आउटकम सबसे इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है आपकी सर्जरी कहाँ हुई है, किन हाथों में हुई है। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो व्यूवर्स, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और कुछ टिप्स जिन्हें वो फॉलो करें जिससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके और इस तरह की बीमारियों से दूर रहे सर? सबसे पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कि मोबाइल से थोड़ा सा बच के रहना है। मोबाइल जितना जरूरी है वो यूज़ करना है। मोबाइल इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस, मेक इट अ कम्युनिकेशन डिवाइस, डोंट मेक इट अ एंटरटेनमेंट डिवाइस। दूसरा चीज़, हेड इंजरी जो अभी सबसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, हेड इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें हर आदमी बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस, लाइक आप बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, आप यदि गाड़ी में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब हमें सिर्फ पुलिस वालों से रोकने के लिए नहीं बनाए गए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, और जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो हमारे लिए हैं, तो हमें वी शुड फॉलो दैट रूल्स। और लाइफस्टाइल में ऐसा क्या करें जो करना ही है, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए? डाइट की बात करें तो क्या इंक्लूड करना चाहिए जो कि करना ही है? हेल्थी वेजिटेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। ओनली फास्ट फूड, ओनली पैकेज फूड में कभी भी आपके न्यूट्रिशंस उतने नहीं होते हैं। स्पेशली विटामिन की हम बात करें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे हेल्दी फूड्स में ही मिलता है। हमारे जो पालक है और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उन सब में हमें आयरन अच्छा मिलता है, तो हमें वो सब अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। खाना साफ सुथरा खाना चाहिए, पानी साफ सुथरा पीना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को एक एक जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी हमारा ये सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा और ब्रेन ट्यूमर और उससे रिलेटेड जानकारी दर्शकों तक पहुंची होगी। और ऐसे ही हम आप तक प्रोग्राम्स लाते रहेंगे, आपकी सेहत से जुड़े, आपके स्वास्थ्य से जुड़े, आपसे जुड़े। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।